दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने स्टेबलाइज फ्लाइट मोड के बारे में। तो यदि इसकी थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे जो है विंग अपनी लेवलिंग खुद करता है। यहाँ पे जो भी आपने क्वाडकॉप्टर या ड्रोन बनाया है वो अपनी लेवलिंग खुद करता है और ये पूरा कंट्रोल स्टिक से होता है ट्रांसमीटर की। हमारे यहाँ पे कोई भी जीपीएस का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे हमारे रोल एंगल, पिच एंगल का पूरा मैनुअल कंट्रोल होता है। मतलब स्टेबलाइज फ्लाइट मोड के अंदर पूरा का पूरा ड्रोन आपके कंट्रोल के अंदर होता है। इवन इसकी लेवलिंग भी आपकी ही कंट्रोल के अंदर होती है। बस ये इसमें आपने जो कैलिब्रेशन किए होते हैं उसके हिसाब से ये उड़ता है, पर यहाँ पे जीपीएस का या किसी भी अदर तरीके के सिग्नल का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे केवल ट्रांसमीटर और रिसीवर के कनेक्शन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं अपने एक्रो फ्लाइट मोड के बारे में। तो ये बेसिकली एडवांस्ड यूजर के लिए होता है जो कि रेट बेस्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। जब तक कि हम इसे मूव बैक ना करें तो ये सेम पोजीशन में रिमेन करता है। यदि आगे जा रहा है तो आगे ही जाता जाएगा, यदि पीछे जा रहा है तो पीछे ही जाता जाएगा, जब तक कि हम स्टिक को आगे या पीछे की तरफ ना मोड़े। मतलब आप समझ सकते हैं, आपने रोल की स्टिक को आगे कर दिया और भले ही उसको सेंटर पोजीशन पे ला दिया, हमारा ड्रोन आगे ही भागता जाएगा। ये बेसिकली एडवांस्ड यूजर और एफपीवी फ्लायर्स के लिए होता है। उसके लिए आपको रोल की स्टिक को निगेटिव पोजीशन में, जितना पॉजिटिव आपने किया था उतनी निगेटिव पोजीशन में लाना पड़ेगा, तब वो एकदम लेवल हो पाएगा। इस तरीके से ड्रोन को उड़ाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये केवल रेसिंग ड्रोन के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है और तभी इस्तेमाल किया जाता है जब ड्रोन काफ़ी ज़्यादा हाइट में हो, कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए। हालांकि इसकी फ्लाइंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए ये केवल एडवांस्ड यूजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे रोल पिच और थ्रोटल का मैनुअल कंट्रोल होता है। यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल हमारे ट्रांसमीटर के रेडियो के सिग्नल्स पे ये चलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लाइट मोड एल्टीट्यूड होल्ड मोड के बारे में। जब भी हम एल्टीट्यूड होल्ड मोड को सेलेक्ट करते हैं तो थ्रोटल जो है हमारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है वो करंट एल्टीट्यूड को बनाने के लिए। रोल पिच और याव यहाँ पे हमारे उसी तरीके से ऑपरेट होते हैं जिस तरीके से स्टेबलाइज मोड के अंदर ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे हमें ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे बैरोमीटर सेंसिंग की इस्तेमाल की जाती है जो कि हमारे एयर प्रेशर को मेजर करता है। और यहाँ पे 40 to 60% थ्रोटल का इस्तेमाल किया जाता है। 40 to 60% के थ्रोटल के बीच में यहाँ पे अपने एल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखता है एल्टीट्यूड होल्ड फ्लाइट मोड के अंदर। इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, खासकर ड्रोन अपने सेम एल्टीट्यूड पर रुका हुआ होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड फीचर के बारे में जो है कि ऑटो फ्लाइट मोड। यहाँ पे ऑटो फ्लाइट मोड में मतलब आपका कह सकते हैं पूरी तरीके से ये ऑटोमेटिकली फ्लाई करता है। आपको इसको एक मिशन देना पड़ता है। यदि हम ऑटो फ्लाइट मोड के डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे प्री डिफाइंड मिशन हमें करना होता है। मिशन को हमें डिफाइन करना होता है कि भाई ड्रोन यहाँ से यहाँ तक जाएगा और उसे देना पड़ता है प्री डिफाइंड मिशन। उसके बाद ये एल्टीट्यूड कंट्रोल और पोजीशन कंट्रोल एकदम ऑटो की तरह ही करता है। और ऑटो मीन्स कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन कंट्रोल कर लेता है और एल्टीट्यूड भी कंट्रोल कर लेता है। मिशन बिगिन करने से पहले इसमें लोएटर मोड में ये अपनी हाइट गेन करता है, कितनी हाइट से इसे अपना मिशन जो है इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे लोएटर फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करता है। आपको इवन यहाँ पे टेक ऑफ कराने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये टेक ऑफ भी खुद कर लेता है। और उसके बाद मिशन कंप्लीट करने के बाद आपने जो भी प्रोग्राम दिया होगा कि लैंड का आपने प्रोग्राम दिया है या रिटर्न टू लॉन्च का प्रोग्राम दिया है तो ये इस चीज़ को एप्लीकेबल कर देगा। यदि आपने लैंड दिया है तो ये मिशन कंप्लीट करने के बाद वहीं पे ड्रोन लैंड हो जाएगा। यदि आपने रिटर्न टू लॉन्च दिया है तो ये हमारा ड्रोन जो है रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। ये जो है एल्टीट्यूड अपना कंट्रोल करता है एल्टीट्यूड होल्ड मोड की मदद से और पोजीशन अपनी कंट्रोल करता है लोएटर मोड की मदद से। यहाँ पे हम चाहें तो इसका जो है कंट्रोल हम अपने हाथों में ले सकते हैं, दोबारा से मोड हम चेंज करके, और मिशन को अगेन हम पुट इन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, और वो वहीं उसी पोजीशन से वो रिज्यूम करने लगेगा अपने सेम मिशन को। तो ये इस चीज़ का काफ़ी अच्छा फ़ायदा है कि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप बीच में अपना कंट्रोल ले सकते हैं और उसके बाद दोबारा उसे मिशन पे डाल सकते हैं और वो वहीं से अपना मिशन शुरू कर देगा जहां तक उसने कंप्लीट किया था। मिशन के अंदर केवल रोल पिच को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे थ्रोटल इनपुट्स को इग्नोर किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने गाइडेड फ्लाइट मोड के बारे में। तो ये फ्लाइट मोड के अंदर आपको काफ़ी अलग चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको टेलीमेट्री रेडियो यहाँ पे परचेस करना होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जीपीएस की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम टेलीमेट्री रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कैपेबिलिटी है कॉप्टर को डायनेमिकली गाइड करने की,
टारगेट तक लोकेशन के लिए वायरलेसली, मतलब आप यहाँ पे ट्रांसमीटर का चाहें तो बहुत कम से कम इस्तेमाल करें। ये खुद ही गाइड कर सकता है, टेलीमेट्री की मदद से यहाँ पे हम गाइड कर सकते हैं इसे टारगेट लोकेशन तक एकदम वायरलेसली कर सकते हैं। और ग्राउंड स्टेशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि हम मिशन प्लानर का इस्तेमाल करते हैं, और टेलीमेट्री रेडियो मॉड्यूल की मदद से यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। हमें टेक ऑफ स्टेबलाइज मोड में करवाना होता है, जब एक रीजनेबल एल्टीट्यूड के अंदर हमारा ड्रोन चला जाए तो यहाँ पे हमें लोएटर मोड के अंदर स्विच कर देना चाहिए। तो ये था हमारा गाइस गाइडेड मोड। सो गाइस हम बात करते हैं अपने लोएटर फ्लाइट मोड के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्लाइट मोड है, पर इसके अंदर जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमारा बात करें अगर थ्रोटल कंट्रोल की, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको एल्टीट्यूड होल्ड कंट्रोल वीडियो का बताया था, तो यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड होल्ड मोड की तरह ही थ्रोटल कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ये जीपीएस का इस्तेमाल करता है, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी और लेस वाइब्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा यहाँ पे पोजीशन कंट्रोल देखने को मिलेगा। ड्रोन एक ही पोजीशन पर टिका रहता है जब तक कि इसे हम अपने रोल या पिच से इसे बिल्कुल भी हिलाएं नहीं। ये धीरे धीरे से यहाँ पे ड्रोन हमारा जो है रुकता है, एक झटके से कभी भी नहीं रुकता। यहाँ पे हम चाहें तो एक्सटर्नल कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि हमें जीपीएस के अंदर ऑलरेडी एक कंपास अटैच्ड मिल जाता है। ये करंट लोकेशन मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छा फ्लाइट मोड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मतलब जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अपने ड्रोन की लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं। सो गाइस हम बात करते हैं अपने रिटर्न टू लॉन्च फ्लाइट मोड के बारे में। ये फ्लाइट मोड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो काफ़ी रिस्की तरीके से ड्रोन को फ्लाई करते हैं, काफ़ी दूर तक ड्रोन को फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आरटीएल मोड जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो ड्रोन जो है हमारा जहाँ पे होम लोकेशन थी, मतलब जहाँ से हमने ड्रोन को लॉन्च किया था, वहीं पे रिटर्न हो जाता है। पर यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग सेटअप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको आरटीएल एल्टीट्यूड यहाँ पे सेटअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें स्पीड भी कभी कभी सेटअप करनी पड़ती है, यदि आप चाहें तो स्पीड को भी एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। रिटर्न टू लॉन्च उससे भी हो जाता है। हालांकि रिटर्न टू लॉन्च कैसे सेटअप करना है मैंने APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर इस चीज़ को सेटअप करके आपको काफ़ी क्लियरली दिखाया है वहाँ पे, और इवन हमने इसका वहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी किया है। तो आप चाहें तो रिटर्न टू लॉन्च की वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर आप APM 2.8 प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बैरोमीटर का भी इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें एल्टीट्यूड होल्ड जैसी पोजीशन तो देखने को नहीं मिलती एकदम से, पर हमारा एल्टीट्यूड एक तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल्ड रहता है। और जैसे ही हमारा ड्रोन जब फ्लाई करता है, तो आपको मैं बता दूं यदि हमने जीपीएस इस्तेमाल किया है तो वो जीपीएस अपनी पोजीशन रिकॉर्ड करता है। हमारा फ्लाइट कंट्रोलर जो है जीपीएस की पोजीशन रिकॉर्ड करता है कि भैया ड्रोन यहाँ से गया था, इसकी होम लोकेशन ये थी। तो फिर उसी पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है हमारे जीपीएस के द्वारा और हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के द्वारा यहाँ पे वापस आने के लिए। वो करंट एल्टीट्यूड के अंदर चाहें आप सेटअप यदि कर देते हैं तो करंट एल्टीट्यूड के अंदर भी हमारा ड्रोन वापस होने लगता है। जैसे ही आप यहाँ पे रिटर्न टू लॉन्च फ्लाइट मोड में स्विच करते हैं, सबसे पहले जीपीएस से जानकारी ली जाती है। उसके बाद आपने जो रिटर्न टू लॉन्च का एल्टीट्यूड सेटअप किया है, यदि आपने रिटर्न टू लॉन्च का एल्टीट्यूड सेटअप जो भी किया है, तो उस एल्टीट्यूड यदि उससे लो में फ्लाई कर रहा है तो उस एल्टीट्यूड तक पहले हमारा ड्रोन जाएगा, फिर रिटर्न टू लॉन्च को एग्जीक्यूट करेगा। और यदि उससे हाई में फ्लाई कर रहा है तो वो सेम एल्टीट्यूड में ही हमारा जो रिटर्न टू लॉन्च को एग्जीक्यूट कर देगा। इसकी स्पीड को हम चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और सेटअप कर सकते हैं एट लास्ट में, कि यहाँ पे आके हमें लैंड करवाना है ड्रोन को या कि हॉवरिंग करते रहे। तो आप चाहें तो लैंड भी करवा सकते हैं या फिर चाहें आप हॉवरिंग भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे सेटअप्स पहले ही बताए हैं आपको एक वीडियो के अंदर, रिटर्न टू लॉन्च वीडियो जो मैंने बनाया था प्रैक्टिकली अप्लाई करके, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप यदि इसे अच्छे से यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। गाइस क्या आप फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं अपने ड्रोन के साथ? यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे सर्कल फ्लाइट मोड आपके लिए काफ़ी अच्छा फ्लाइट मोड साबित होने वाला है। सर्कल फ्लाइट मोड में बेसिकली बात क्या होती है कि एक ही एरिया के अंदर एक चीज़ को अपना जो है सेंटर पोजीशन मान के ऑर्बिट करता है हमारा ड्रोन। यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए आपको चाहें तो यदि आप पिक्सॉक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मैं APM 2.8 के साथ तो रिकमेंड नहीं करूँगा, उतना भी एफिशिएंट नहीं है ये APM 2.8 के अंदर। पर यदि आप पिक्सॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो जैसे आपको यहाँ पे एक नोज़ सेटअप करनी पड़ती है व्हीकल की, आपको यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। आप नोज़ व्हीकल की किधर तरफ पॉइंट करवाना चाहते हैं, तो नोज़ जो है बेसिकली हम पॉइंट करवाना चाहते हैं सेंटर की तरफ, क्योंकि यदि आप फोटोग्राफी करते हैं तो एक पोजीशन के चारों तरफ आप घुमाते हैं, तो नोज़ हमेशा आपकी जो है सेंटर की तरफ पॉइंटेड होनी चाहिए।
तो यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे सेंटर की तरफ हमारी हमेशा नोज़ पॉइंटेड होती है और पायलट को यहाँ पे रोल और पिच कंट्रोल नहीं करना होता। यहाँ पे केवल पायलट जो है चेंज इन एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड को ही चेंज कर सकता है अपने थ्रोटल की मदद से। हम इसके रेडियस का भी सेटअप कर सकते हैं और रेडियस भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें स्पीड का भी हम सेटअप कर सकते हैं। स्पीड इसमें डिग्री पर सेकेंड, मतलब कितने डिग्री पर सेकेंड हमारा ड्रोन रोटेट होगा, इस चीज़ का भी हम सेटअप कर सकते हैं। और इसके हम टिल्ट ऑफ रोटेशन का भी सेटअप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए यदि आप फोटोग्राफी करते हैं तो ये ड्रोन का फ्लाइट मोड आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। आखिर हमारा लैंड फ्लाइट मोड एग्जीक्यूट कैसे होता है? तो यहाँ पे लैंड मोड हमारा अटेम्प्ट करता है जो भी आपने कॉप्टर बनाया है, जो भी आपने फ्लाइंग विंग बनाया है, उसको धीरे धीरे ये ज़मीन पे लाए, लैंड तक लाए। ये जीपीएस का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये रिटर्न टू लॉन्च नहीं है, ये केवल हमारा लैंड फ्लाइट मोड है, इसीलिए नॉर्मली ही इस्तेमाल होता है। हालांकि हम इसकी इस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कितनी स्पीड से नीचे आएगा, और उसके लिए आपको लैंड स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है अपने मिशन प्लानर के स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के कॉलम के अंदर। और जैसे ही हमारा ड्रोन रीच कर जाता है ग्राउंड, मतलब इसकी जो नीचे जाने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। कह सकते हैं आप कि ड्रोन हमारा जब एकदम नीचे ही पहुंच जाता है तो ऑफकोर्स और नीचे नहीं जाएगा, और ये चीज़ हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को पता चल जाती है कि भाई अब लेवल गिरना बंद हो गया है, तो वो मोटर्स को शट डाउन कर सकता है। और मतलब मोटर्स पूरी तरीके से रुक जाती हैं और यहाँ पे हमारा कॉप्टर डिसआर्म हो जाता है। यदि केवल और केवल यदि डिसआर्म तभी होगा यदि पायलट का थ्रोटल जो है मिनिमम है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है लैंड फ्लाइट मोड के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जब भी आप लैंड फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करें तो एक बार स्पीड ज़रूर एडजस्ट कर दें, और स्पीड को ज़्यादा तेज़ी से ना रखें कि आपका ड्रोन आए और क्रैश कर जाए। स्पीड को हालांकि एवरेज रखें, मीडियम में रखें कि ज़्यादा तेज़ी से भी नीचे ना आए, बहुत ज़्यादा धीमे भी नीचे ना आए। और आप जब भी लैंड फ्लाइट मोड को एग्जीक्यूट कर दें तो अपना थ्रोटल है जो उसे मिनिमम कर दीजिए। अब बात करते हैं अपने ड्रिफ्ट फ्लाइट मोड के बारे में। तो ये फ्लाइट मोड बेसिकली, पहली बात तो ये एडवांस्ड यूज़र के लिए है। तो यहाँ पे आपको होता क्या है कि यूज़र जो है, जब जो भी ड्रोन हमारा फ्लाई कर रहा है, वो याव और पिच एक्सिस को तो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। याव और मैंने एक्सिस के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था, यदि आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं कि आखिर ये एक्सिस क्या होते हैं, हमारा रोल एक्सिस कौन सा है, पिच एक्सिस कौन सा है, याव एक्सिस कौन सा है। तो ये चीज़ आप डिटेल वीडियो के अंदर वहाँ पे देख सकते हैं। पर यहाँ पे जो हमारा याव और पिच एक्सिस है वो तो यूज़र ही डायरेक्टली कंट्रोल करता है, पर जो रोल एक्सिस है वो हमारे ऑटो पायलट द्वारा कंट्रोल होता है। मतलब उस पर यूज़र का कोई भी कंट्रोल नहीं होता रोल एक्सिस के अंदर, यदि आपने ड्रिफ्ट फ्लाइट मोड एग्जीक्यूट कर रखा है। तो यहाँ पे हम पिच और याव को कंट्रोल कर सकते हैं राइट साइड स्टिक, राइट साइड की तरफ जो स्टिक है मोड 2 की, उसी से हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि हम बात करें ड्रिफ्ट मोड की, तो जो हमारा ड्रिफ्ट मोड है वो जीपीएस पे हमारा रिलाई करता है पूरी तरीके से। ये जीपीएस यदि आपने ड्रोन में इस्तेमाल किया है तभी आप ड्रिफ्ट मोड का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ड्रिफ्ट मोड पूरा रिलाई करता है हमारे जीपीएस पे कंट्रोल के लिए। अब बात करते हैं अपने स्पोर्ट फ्लाइट मोड के बारे में। तो भैया आप बहुत एडवांस्ड यूज़र हैं, बिगिनर नहीं है, एडवांस्ड यूज़र हैं, तो आप भैया स्पोर्ट मोड का अच्छे से इस्तेमाल करिए, एकदम स्पोर्ट्स कार जैसी ड्रोन को उड़ाइए। पर इतना भी इजी नहीं होता ये चीज़। तो बात करते हैं अपने स्पोर्ट फ्लाइट मोड के बारे में। तो यहाँ पे जो है पायलट डायरेक्टली कंट्रोल करता है अपने रोल एक्सिस को, पिच एक्सिस को और या एक्सिस को, और साथ ही साथ इन्हीं से हमारा जो है ड्रोन का रेट ऑफ रोटेशन भी कंट्रोल होता है हमारे व्हीकल का। और जब भी स्टिक रिलीज़ कर दी जाती हैं तो जो भी हमारा व्हीकल है वो अपनी करंट एल्टीट्यूड पर ही टिका रहता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप स्पोर्ट फ्लाइट मोड के अंदर भी अपने ड्रोन को 45 डिग्री से ज़्यादा लीन नहीं कर सकते। वैसे 45 डिग्री काफ़ी बड़ी बात होती है, खासकर एक ड्रोन को लीन करने के लिए एयर के ऊपर। भैया घर में बैठे बैठे तो कोई भी लीन कर दे, 90 डिग्री लीन कर दे, पर यदि बात करें एयर के अंदर तो उससे हमारे ड्रोन को काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड अचीव हो जाती है। तो यहाँ पे आप चाहें भी तो आप 45 डिग्री से ज़्यादा ड्रोन को अपने लीन नहीं कर सकते हैं। और इसका जो पूरा रेट कंट्रोल होता है वो स्टेबलाइज और साथ ही साथ एल्टीट्यूड होल्ड मोड की तरह ही कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे मोड के बारे में जिसमें होता है हमारे ड्रोन को बहुत ज़्यादा रिस्क, और इसे रिस्क को वही लोग टेक करते हैं जो कि उसका खर्चा उठा सकते हैं। भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है यदि आप पहली बार फ्लिप मोड वगैरह कर रहे हैं, खासकर यदि आप अच्छा फ्लाइट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप फ्लिप मोड के अंदर कार्बन फाइबर प्रोपेलर का ही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के प्रोपेलर इस्तेमाल करेंगे
ड्रोन फ्लिप तो खाक नहीं होने वाला, पर ड्रोन क्रैश ज़रूर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमेशा कार्बन फाइबर के प्रोपेलर्स का इस्तेमाल करें जब भी फ्लिप मोड करें। हालांकि मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ भाई मत करो, FPV फ्लायर नहीं हो, रेसिंग ड्रोन नहीं बना रहे हो तो मत करो, पर यदि कर रहे हो तो कार्बन फाइबर प्रोपेलर का इस्तेमाल करो, घाटा तो कम ही होगा, हो सकता है बच जाए, क्रैश ना करे। हालांकि मैंने खुद भी अभी तक अनटिल दिस वीडियो इज़ अपलोडेड मैंने खुद अभी तक एक बार भी फ्लिप ट्राई नहीं किया है। तो यहाँ पे फ्लिप में जो है हमारा ड्रोन रोल या पिच एक्सिस पे डिपेंड होता है, और पिच रोल जो भी हमारे पिच एक्सिस पे फ्लिप करेगा, रोल एक्सिस पे फ्लिप करेगा, ये सारी चीज़ें हम अपनी जो है स्टिक की पोजीशन से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब पिच स्टिक की पोजीशन यदि पिच एक्सिस में करवाना है तो उससे हम कर सकते हैं। व्हीकल 1 सेकंड के लिए थोड़ा राइज होता है, मतलब अपनी हाइट गेन करता है और रैपिडली फ्लिप कर जाता है, रैपिडली एकदम झटके से फ्लिप कर जाता है गाइस। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जब भी हमारा ड्रोन फ्लिप कर रहा होता है तो अक्सर कई बार होता क्या है कि हमारी सारे ड्रोन का जो वेट कंट्रोल करने का जिम्मा है ना, वो एक तरफ की मोटर की तरफ आ जाता है। इसलिए यहाँ पे हम कार्बन फाइबर प्रोपेलर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि मोटर का क्लैंप टूट जाता है पर कार्बन फाइबर प्रोपेलर नहीं टूटता, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन फाइबर प्रोपेलर का इस्तेमाल करना रिकमेंड किया जाता है। और जब तक ये आपका जो व्हीकल है वो तब तक दोबारा फ्लिप नहीं करेगा जब तक कि आप स्विच को लो नहीं करेंगे और दोबारा से हाई नहीं करेंगे। यदि आप फ्लिप सेट भी करना चाहते हैं तो आपको चैनल 7 या चैनल 8 को सेट करना होता है अपने फ्लिप करवाने के लिए। तो ऑटो ट्यून नाम से ही समझ में आता है कि जो इसकी PID ट्यूनिंग होती है वो ऑटोमेटिकली हमारा ड्रोन करता है। ऑटो ट्यून जो है बेसिकली अटेम्प्ट करता है ऑटोमेटिकली ट्यून करने को, स्टेबलाइज पी को स्टेबलाइज करने को, रेट को और डी को भी। कभी कभी ये मैनुअली भी किया जाता है। ऑटो ट्यूनिंग करने में हमें थोड़ा समय लगता है, समय अवश्य लगता है, 4 से 5 मिनट का हमें ऑटो ट्यूनिंग करना होता है जनरली, जो मैंने वीडियोस देखे हैं। पर्सनली मैंने अभी तक ऑटो ट्यूनिंग नहीं की है, पर यदि आप ऑटो ट्यूनिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी जो हमारा मिशन प्लानर है उसकी आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ऑटो ट्यूनिंग की प्रोसेस को देख सकते हैं। हालांकि लिखा जो हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, बस इतना ही लिखा हुआ है कि PID ट्यूनिंग जो करनी होती है तो वो ड्रोन ऑटोमेटिकली करता है और कभी कभी इसे मैनुअली किया जाता है। पर वहाँ पे हमें एक डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो यदि आप भी चाहें ऑटो ट्यून करना तो आप ऑटो ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी बात करते हैं पोजीशन होल्ड फ्लाइट मोड के बारे में। तो ये पोजीशन होल्ड जो हमारा फ्लाइट मोड है कुछ हद तक लोएटर फ्लाइट मोड की तरह ही है। जो हमारा व्हीकल है वो एक कांस्टेंट लोकेशन को मेंटेन रखता है, पर जनरली हम बात करें तो ये पोजीशन होल्ड फ्लाइट मोड में हम तभी अपने ड्रोन को आर्म कर सकते हैं जब हमारा GPS का 3D लॉक इनेबल हो, मतलब 3D लॉक कंप्लीट हो गया और सिग्नल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो कि 3D लॉक इनेबल हो सके, और जो हमारी HDOP है वो 2.2 या उससे भी नीचे होनी चाहिए। तभी हम यहाँ पे अपने पोजीशन होल्ड फ्लाइट मोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा फ्लाइट मोड है यदि आप एक स्टेबल फ्लाइट चाहते हैं तो दोस्तों हम अब बात करते हैं अपने ब्रेक फ्लाइट मोड के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल फ्लाइट मोड है। इसमें व्हीकल जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके रुक जाता है, अपनी स्पीड को कांस्टेंट 0 ही कर देता है। ऑफकोर्स वो पर ऐसा नहीं है कि ड्रोन नीचे ज़मीन पे आ जाता है, मोटर्स बंद हो जाती हैं, नहीं, एक पोजीशन पे रुक जाता है कह सकते हैं, और उस पोजीशन को मेंटेन करके रखता है। इसमें GPS का इस्तेमाल ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ब्रेक फ्लाइट मोड का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। भाई GPS नहीं होगा तो पोजीशन कैसे मेंटेन करके रखेगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। यदि व्हीकल को लैंड करवाते हैं यदि आप ब्रेक फ्लाइट मोड के अंदर, तो ये लैंड होने के बाद इमीडिएटली डिसआर्म हो जाता है और पायलट कंट्रोल इस मोड के अंदर इग्नोर किए जाते हैं। अब पायलट एक बार ब्रेक फ्लाइट मोड में ड्रोन को डाल दिया, उसके बाद स्टिक कितनी भी मूव कर ले, हमारा ड्रोन मूव नहीं करने वाला। वो ब्रेक लग चुका है, हैंड ब्रेक लग चुका है, आप समझ लीजिए जैसे गाड़ी में हैंड ब्रेक लग गया तो लग गया, गाड़ी मूव नहीं करने वाली। और यहाँ पे यदि आपको व्हीकल का दोबारा से कंट्रोल चाहिए तो आपको इस जो है फ्लाइट मोड से स्विच आउट करना पड़ेगा, दूसरे फ्लाइट मोड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। गाइस काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है मोटर इमरजेंसी स्टॉप और ब्रेक के बारे में। तो मोटर इमरजेंसी स्टॉप में क्या है, मोटर ही रुक जाती है, हमारी प्रॉब्लम ये है मोटर ही रुक जाती है, ड्रोन हाइट पे है तो आके गिरेगा, क्रैश होगा। तो ब्रेक और मोटर इमरजेंसी स्टॉप में यही डिफरेंस है कि मोटर इमरजेंसी स्टॉप के अंदर हमारी मोटर ही डायरेक्टली रुक जाएगी, सेम हाइट पे रुक जाएगी, पर ब्रेक के अंदर
यहाँ पे हमारा ड्रोन रुक जाएगा, पर वो सेम हाइट पे रुका हुआ रहेगा, मेंटेन करके रखेगा। पर मोटर इमरजेंसी स्टॉप के अंदर मोटर ही रुक जाएगी और ड्रोन नीचे आके धड़ाम से गिर जाएगा। थ्रो फ्लाइट मोड स्लाइटली काफ़ी डेंजरस फ्लाइट मोड होता है। हालांकि करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इस फ्लाइट मोड के अंदर हम करते क्या हैं, अपने ड्रोन को हवा में फेंकते हैं या फिर एक हाइट से हम अपने ड्रोन को ड्रॉप करते हैं और ड्रोन की मोटर ऑटोमेटिकली मिड एयर के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं और हमारा ड्रोन वहाँ पे फ्लाई करने लगता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमारा थ्रो फ्लाइट मोड क्या है, ये क्यों डेंजरस है। हो सकता है आप फेंकने में ही कुछ गलती कर दें, हो सकता है मोटर ही स्टार्ट ना हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मोटर जनरली स्टार्ट हो जाती हैं। आप अच्छी क्वालिटी के फ्लाइट कंट्रोलर इस्तेमाल करिए उसके लिए। तो थ्रो फ्लाइट मोड के अंदर हमें यहाँ पे थ्रो टाइप, ये पहली बात तो जीपीएस इसका जो है हमें रिक्वायरमेंट होता है, जीपीएस के बिना हम थ्रो फ्लाइट मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जब तक ये थ्रो फ्लाइट मोड के अंदर है हमारा ड्रोन, तब तक पायलट का कोई भी इनपुट काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें थ्रो टाइप सेलेक्ट करना होता है, थ्रो मोटर स्टार्ट होती है और थ्रो नेक्स्ट मोड, मतलब थ्रो मोड करने के बाद अब भैया कोई और मोड भी तो होगा जिसमें आप फ्लाई करोगे ड्रोन को, तो उसके बाद उस फ्लाइट मोड में स्विच करना पड़ता है और ड्रोन को फ्लाई करना पड़ता है। सो गाइस हम बात करते हैं अपने अवॉइड ADSB की। तो यहाँ पे हमें एक अलग से पिंग RX मैंड व्हीकल जो है यहाँ पे बाई करना होता है। बेसिकली करना क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है जैसे मैंड व्हीकल, कोई भी एयरप्लेन उड़ रहा है हवा के अंदर, तो उससे हमारा ड्रोन कोलाइड ना करे, उसकी कोलाइडिंग को बचाने के लिए यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा जो काफ़ी लो लेवल के यूज़र हैं, जो बहुत हाई लेवल के अंदर ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। भाई कोई एग्रीकल्चर ड्रोन ही फ्लाई कर रहा है, कोई एयरपोर्ट के पास बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे ड्रोन फ्लाई कर रहा है, 1000 मीटर्स पे, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर्स पे ड्रोन फ्लाई कर रहा है, तब ये फ़्लाइट मोड मैंडेटरी, तब यहाँ पे हमें ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं कि भैया कहीं उड़ते हुए प्लेन से हमारा ड्रोन ना टकरा जाए, सामने वाले घाटा हो ना हो, हमारा ज़रूर हो जाएगा। हालांकि कोई इतनी ऊंचाई तक ड्रोन फ्लाई करता नहीं, तो इस चीज़ को हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। यदि आप हाँ भाई हैं इतने एडवांस्ड यूज़र, तो आपको ये टेक्नोलॉजी के लिए अलग से कुछ पार्ट्स परचेस करने पड़ेंगे। तो वैसे हम बात करते हैं अपने गाइडेड नो GPS फ्लाइट मोड के बारे में। ये भी गाइडेड मोड की तरह ही वर्क करेगा, बस यहाँ पे GPS की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एल्टीट्यूड का जो टारगेट है उसे एक्सेप्ट कर लेता है और ये कोई भी पोजीशन और वेलोसिटी जैसे कि रेगुलर गाइडेड मोड में होता है ये एक्सेप्ट नहीं करता ये सारी चीज़ें। ये कोई भी व्हीकल का मीन्स कह सकते हैं आप कि यहाँ पे कोई भी हमारा पोजीशन होल्ड जैसा वो नहीं होता हमारा, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल जो है होल्ड पोजीशन को अपनी जो है अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे हमारे GPS नहीं लगा होता। पर जी हाँ, यदि यहाँ पे आप गाइडेड, बाकी चीज़ें इसकी जो है गाइडेड फ्लाइट मोड की तरह ही काम करेंगी, बट GPS नहीं है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा भैया यदि आप गाइडेड फ्लाइट मोड इस्तेमाल कर रहे हो तो गाइडेड नो GPS वाला इस्तेमाल मत करो, केवल गाइडेड इस्तेमाल करो जिसमें कि GPS की रिक्वायरमेंट होती है। उससे आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्मूथ फ्लाइंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने स्मार्ट रिटर्न टू लॉन्च फ्लाइट मोड के बारे में। इस फ्लाइट मोड के अंदर होता क्या है कि हमारा ड्रोन रिटर्न टू लॉन्च तो होता है, पर स्मार्ट वे के अंदर, जिस तरीके से गया था उसी तरीके से आएगा भाई। मतलब ड्रोन जिस पाथ को फॉलो करते हुए लेफ़्ट राइट होते हुए गया था, डिस्टेंस कवर करते हुए गया था, उसी तरीके से आएगा। केवल रिटर्न टू लॉन्च के अंदर हमारा ड्रोन डिस्प्लेसमेंट के तरीके से आता है, पर रिटर्न टू लॉन्च के अंदर जितनी हाइट पे गया था, जिस वेलोसिटी से गया था, जिस तरीके से गया था, उस पाथ को फॉलो करते ही हमारा ड्रोन वापस आएगा। स्मार्ट RTL के अंदर आपको ये फ़ायदा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इवन हमारा एल्टीट्यूड भी मेंटेन होता है, जैसा पहले एल्टीट्यूड रहा होगा उसी तरीके से भी मेंटेन होता है हमारे ड्रोन का एल्टीट्यूड। तो गाइस हम बात करते हैं अपने फ्लो होल्ड मोड के बारे में। तो यहाँ पे हमें ऑप्टिकल फ्लो सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ता है पोजीशन को होल्ड करने के लिए। यहाँ पे GPS की नीड नहीं होती है, ना ही लिडार की नीड होती है। यहाँ पे जो बेटर परफॉर्मेंस है, यदि आप रेंज फाइंडर को अटैच कर देते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस अचीव की जाती है, और लोएटर मोड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो और भी अच्छे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। पर यहाँ पे हमें कभी कभी वॉबलिंग भी देखने को मिलती है, हमारा ड्रोन कभी कभी वॉबल भी करता है, डगमगाता भी है इस चीज़ के अंदर, हमारे फ्लो होल्ड फ्लाइट मोड के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ड्रोन को फॉलो फ्लाइट मोड के अंदर, या आपने किसी भी अनमैन्ड व्हीकल को यदि हम फॉलो फ्लाइट मोड के अंदर स्विच करते हैं, तो ये बेसिकली करता क्या है,
किसी दूसरे व्हीकल को फॉलो करने लगता है या फिर किसी और चीज़ की पोजीशन को फॉलो करने लगता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, एक कार जा रही है, उसको फॉलो करना है, तो आपको एक ऑफसेट डिसाइड करना होता है। यहाँ पे कैमरे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ऑफ कोर्स, यहाँ पे ऑफसेट डिसाइड करना होता है और उस चीज़ को यहाँ पे ये हमारा ड्रोन जो है फॉलो करता रहता है। तो फॉलो फ्लाइट मोड में यदि आप दूसरे व्हीकल को, यदि किसी और ड्रोन को आप फॉलो करवाना चाहें तो वो चीज़ फॉलो करवा सकते हैं, या फिर किसी भी अदर चीज़ को उसकी पोजीशन के अनुसार एक स्पेसिफाइड ऑफसेट पर। यहाँ पे इसमें हमें टेलीमेट्री सिस्टम का इस्तेमाल ज़रूर करना होता है। किसको किसको भैया इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर ड्रोन में, ये उन्हीं के लिए फ़्लाइट मोड है। हमारा जो एग्रीकल्चर ड्रोन है वो फील्ड में बार बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता है स्प्रेइंग करने के लिए। इससे पायलट का होता है दिमाग ख़राब। तो क्यों ना फ़्लाइट कंट्रोलर बनाने वालों ने, सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने सोचा एक जिगजैग फ्लाइट मोड दे देते हैं। इसमें जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, पर हमारा ड्रोन जो है एक स्पेसिफाइड फील्ड के अंदर, हम सब कुछ स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद एक फील्ड के अंदर आप भैया अपना ट्रांसमीटर रख दो, जिगजैग फ्लाइट मोड एग्जीक्यूट करके हमारा ड्रोन खुद जिगजैग मोड के अंदर सारी फ्लाइंग जो हमारी स्प्रेइंग है वो फील्ड के अंदर कंप्लीट कर देता है और यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं खपाना पड़ता। तो जिगजैग फ्लाइट मोड बेसिकली एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए बनाया गया था, जिसमें कि हमें फ्लाइंग का इस्तेमाल करना होता है और यहाँ पे क्रॉप स्प्रेइंग करनी पड़ती है, तो बार बार हमें ड्रोन आगे पीछे ले जाना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी पायलट को। तो इसलिए इस फ्लाइट मोड को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल मैंडेटरी है। दोस्तों बात करें सिस्टम आईडी की, तो ये थोड़ा मशीन लर्निंग से रिलेटेड है गाइस। जैसा कि जो हमारी प्रीवियस फ्लाइट डाटा होते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्लाइट है वो पूरे डाटा रिकॉर्ड करके रखता है, तो जो भी हमारे प्रीवियस फ्लाइट टेस्ट डेटा होते हैं उनकी मदद से ये काफ़ी एक्यूरेट फ्लाइट डायनेमिक्स को जो है डेवलप कर लेता है हमारा सिस्टम आईडी फ्लाइट मोड के अंदर। तो ये मशीन लर्निंग जैसा ही है कि जो हमारे पिछले फ्लाइट जो हमारा डेटा है उसके आधार पे यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा ड्रोन के लिए जो एक्यूरेट फ्लाइट डायनेमिक है वो क्या होगा। तो भैया बात कर लेते हैं अपने हेली ऑटो रोटेट फ्लाइट मोड के बारे में। तो जो हमारे ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर्स होते थे इनमें एक कैपेबिलिटी होती थी लैंडिंग करने की, जब भी ये प्रोपल्सिव पावर को लूज़ करते थे उसके धीरे धीरे ये लैंड कर जाते थे। ये जो अचीव किया जाता है ये ऑटो रोटेशन के द्वारा अचीव किया जाता है। ये लैंडिंग सॉफ्टली करवाने के लिए जो है हमारा हेली ऑटो रोटेट बेसिकली हेलीकॉप्टर्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। हेली ऑटो रोटेट यदि हम हेलीकॉप्टर्स, हो सकता है आप ड्रोन के अंदर भी इस्तेमाल कर लें, पर यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ प्रोपल्सिव पावर को लूज़ करते हैं तो हमारा जो है हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड हो जाता है। तो ये लैंडिंग सॉफ्टली करवाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जनरली हेलीकॉप्टर्स के अंदर मैं रिकमेंड नहीं करता आप ड्रोन के अंदर इस्तेमाल करें, हालांकि यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं एक बार टेस्ट करके खुद देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपको इस्तेमाल करना है कि नहीं। उसके लिए आपको कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा आगे के वीडियोस के अंदर जब हमारे पास होगा पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर। दोस्तों अब बात करते हैं अपने लास्ट फ्लाइट मोड एयर मोड के बारे में। पर ये क्या, वेबसाइट के अंदर तो लिखा हुआ है कि ये कोई एक्चुअल फ्लाइट मोड है ही नहीं, ये बस केवल एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे एक्रो और स्टेबलाइज मोड का। पर गाइस आगे एक्सप्लेनेशन है ऐसा क्यों है। तो गाइस जनरली बात करते हैं अभी कि जनरली बात करें यदि हम अपने ड्रोन को टेक ऑफ करवाना चाहते हैं तो अपनी रडर की स्टिक को नीचे की तरफ ले जाते हैं, अपने थ्रोटल को भी नीचे की तरफ ले जाते हैं, देन रडर की स्टिक को साइड की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद हम या तो एक्रो फ्लाइट मोड या स्टेबलाइज फ्लाइट मोड, जिस फ्लाइट मोड में जाना चाहें वहाँ से हम आर्मिंग करते हैं एक्रो या स्टेबलाइज फ्लाइट मोड के अंदर। तो हमारा जैसे ही ड्रोन टेक ऑफ करता है तो स्टेबलाइजेशन जो है रिमूव हो जाता है। इसके कारण ड्रोन के अंदर हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं वाइब्रेशंस के कारण। तो ये जो है फ्लाइट की स्टेबलाइजेशन को कुछ देर के लिए प्रिवेंट ही कर देता है। पर यदि RCX ऑप्शन जो है हमारा इनेबल्ड रहेगा तो जैसे ही हम आर्म डिसार्म करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, स्टेबलाइजेशन एक आइडियल थ्रोटल, हम बात करें स्टेबलाइजेशन जो है एक आइडियल थ्रोटल में फुल्ली एक्टिव होगा और हमारा ड्रोन जब भी टेक ऑफ करेगा तो इधर उधर नहीं, सीधा ही टेक ऑफ करेगा। यहाँ पे हर चीज़ ढंग से स्टेबलाइज्ड वे में काम करेगी। तो यही हमें जो है रेफ़र करता है एयर मोड की तरह। पर यहाँ पे कोई एयर मोड बेसिकली वो नहीं होता, कह सकते हैं एक अलग तरीके का फ़्लाइट मोड कोई बहुत नहीं होता। बट हाँ ये हमारे जो टेक ऑफ के वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है।